दोस्तों, आज आप सभी के लिए पेश खिदमत है भीष्म साहनी जी की कहानी चीफ की दावत। भीष्म साहनी जी बलराज साहनी, फेमस एक्टर बलराज साहनी के छोटे भाई हैं और एक बहुत ही कमाल के कहानीकार हैं। अगर आपने इनकी कहानियां नहीं सुनी हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इनकी कहानियां जरूर सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने अचानक एक अड़चन खड़ी हो गई। मां का क्या होगा? इस बात की ओर ना तो उनका ध्यान गया था और ना ही उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, मां का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल शाम आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहां फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। मां से कह देते हैं कि जल्दी खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाओ। मेहमान तो कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले वो अपने सारे काम निपटा लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर अचानक श्रीमती बोल उठी, जो वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या मां को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। और अगर सो गई तो डिनर का क्या पता कब तक चले? 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक्स ही पीते रहोगे। श्यामनाथ थोड़ा खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली तो भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह जी वाह, तुम मां और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वो जाने। श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर मां की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों से मां की कोठरी के बाहर जाकर खड़े हो गए। मां दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए मां का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम अच्छे से हो जाए बस। मां, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। मां ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे कुछ नहीं खाना है बेटा। तुम तो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। हां, जैसा भी हो, अपने काम आप जल्दी से निपटा लेना। हां बेटा। और मां, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहां बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहां आ जाएं तो तुम गुसलखाने के रास्ते बैठक में चली जाना। मां बेचारी अवाक होकर बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और मां, जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। मां लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती।
श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में वो झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ मां, जरा इस पर बैठो तो। मां माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं मां, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। मां ने टांगे नीचे उतार ली। और भगवान के वास्ते तुम नंगे पांव मत घूमना, और ना ही ये खड़ाऊ पहनकर बाहर आना। किसी दिन तुम्हारी खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। मां चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी मां? जो है वही पहन लूंगी बेटा, तू जो कहे वो पहन लूंगी। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अध खुली आंखों से मां की ओर देखने लगे और मां के कपड़ों के बारे में सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथों में था। खूंटियां कमरों में कहां लगाई जाएं, बिस्तर कहां पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का सामना मां से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। मां को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज सलवार पहन लो मां, पहन के आओ तो देखो जरा। मां धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यार ये मां का झमेला ही रहेगा। फिर उन्होंने अंग्रेजी में अपनी वाइफ से कहा, कोई ढंग की बात हो तो कोई कहे भी, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लग गया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इस बीच मां सफेद कमीज और सलवार पहनकर बाहर आई। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपे हुए थे। पहले से कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां उड़ियां हो तो पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़ियां कहां से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सारे जेवर तो तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तुनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया मां, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या लेना देना, जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं ना। अनपढ़ गंवार तो नहीं लौटाया, जितना दिया था उससे दुगना लिया है। मेरी जीभ जल जाए मेरे बेटे, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती जी कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर मां को हिदायत देकर गए, मां रोज की तरह गुमसुम होकर मत बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकलें और कोई बात पूछें तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना मां अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वो नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते मां का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, यह तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे। मां का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पे टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वो होती है जिसमें ड्रिंक्स कामयाबी से चल जाएं। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की काफी पसंद आई थी। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट भी पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक्स के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहां पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे।
और उनकी बीवी काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सर हिलाती और श्यामनाथ की बीवी से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रौ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ अचानक ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा तो उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा काफूर होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर मां अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर सर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे होने लगते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर से दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक रहा था और मां के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। देखते ही श्यामनाथ को क्रोध आ गया। जी चाहा कि मां को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना फिलहाल संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। मां को देखते ही देसी अफसरों की कुछ औरतें हंस दी और इतने में ही चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। मां हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते नहीं बना। झट से पल्ला सर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। मां, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए अपने में सिमटे हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक से नमस्ते भी नहीं कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खींच गए। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए मां के आगे किया। मां और भी घबरा गई। मां, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में मां ने बायां हाथ ही अफसर के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं मां, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ मां का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो मां, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। मां कुछ बड़बड़ाई। मां कहती है, मैं ठीक हूं। कहो मां, हाउ डू यू डू? मां धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। फिर से एक बार हंसी के ठहाके फूट पड़े। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में मां का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और मां सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी मां गांव की रहने वाली है, सारी उम्र गांव में रही है, इसलिए आपसे थोड़ा शर्मा रही है। साहब इस पर भी खुश नजर आए। बोले, सच में मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, और तब तो तुम्हारी मां गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सर हिलाते हुए मां को टकटकी बांधे देखने लगे। मां, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। मां धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने गाया कब है। वाह मां, मेहमान का कहा भी कोई टालता है।
साहब ने इतना रीझ के कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? अरे कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। मां कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, मां। इसके बाद हां या ना का सवाल ही नहीं उठता था। मां बैठ गईं और क्षीण दुर्बल लरसती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के मां चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं कर रहे थे। शामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल गई। मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी है क्या? शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, बहुत है साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? फुलकारी क्या? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद मां को बोले, क्यों मां, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? मां चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, मां बना देगी। क्यों मां, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी एक फुलकारी बना दोगी ना? मां पहले तो चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहां है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर मां का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वो बना देगी, आप चिंता मत करो, आप उसे देखकर बहुत खुश होगे। साहब ने सर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और मां पर से सबकी नजरें हट गईं, तो मां धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गईं। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वो बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। मां ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। मां दीवार से सट कर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक मां की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। मां, दरवाजा खोलो। मां का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? मां कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि उन्हें नींद क्यों आ गई, क्यों वो ऊँघने लगी थी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? मां उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और मां को आलिंगन में भर लिया। मम्मी, आज तो तुमने रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हैं कि क्या कहूं। अरे मम्मी, मम्मी। मां की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। मां की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तू मुझे हरिद्वार भेज दे, मैं कब से कह रही हूं। शामनाथ का झूमना अचानक बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर से तनाव के बल पड़ गए। उनकी बाहें मां के शरीर पर से हट गईं। क्या कहा? मां, ये कौन सा राग छेड़ दिया तुमने फिर से?
श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो क्या, ताकि दुनिया कहे कि बेटा मां को अपने पास नहीं रख सकता? नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे वैसे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब मैं यहां क्या करूंगी? थोड़े दिन जो जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। तू मुझे हरिद्वार भेज दे। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारी सामने ही तो फुलकारी के लिए करार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा, फुलकारी कैसे बना सकूंगी? तू कहीं और से बनवा ले, बनी बनाई लिया। मां, तुम धोखा देके यूं ही चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं कि साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। मां चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ ऐसा कहा है? कहा नहीं मां, देखती नहीं कितना खुश हो गया था। कहता था जब तेरी मां फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूं। मां के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनका झुर्रियों से भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा? तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले कम थोड़ी हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगी वैसे बना दूंगी। और मां फिर से दिल ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ मां कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ चले।